हम एल को देखते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी के सभी एजेंट्स मारे गए हैं और सभी को हार्ट अटैक आया था। इसका यही मतलब है कि कीरा ने ही उसे मारा है। और FBI का चीफ उसे कहता है सॉरी एल, लेकिन अब से FBI तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और तभी चीफ एल से बात करता है और उसे कहता है तेरी वजह से वो सभी के सभी लोग मारे गए हैं, तुम भी एक मर्डरर ही हो। और तभी एल को मैसेज आता है कि एक और विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा उसके लिए और यहाँ पर लेटर वो पूरा हो जाता है और उसमें लिखा होता है सेब खाते हैं। और अब वो पूरा सेंटेंस बनता है एल, क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। और ये देखकर एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और हम दूसरी तरफ रे पेनबर की फियोंसे को देखते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कीरा ने ही उसके फियोंसे को मारा है। उसी बस ड्राइवर से इंफॉर्मेशन लेती है जिसमें रे पेनबर बैठा होता है जब वो हाईजैक हो गई थी। और तभी वो बस ड्राइवर उसे बताता है हाँ मैडम मैं इसे जानता हूँ। और तभी वो सोचती है लड़की कीरा भी पक्का इसी बस में होगा। और गाइस ये लड़की एक एक्स FBI एजेंट भी होती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स में वो चीफ देखता है कि सिर्फ 5 ही ऑफिसर्स बचते हैं उस ऑफिस में। और चीफ उन सभी को थैंक यू कहता है और कहता है तुम लोग सबसे ज्यादा बहादुर हो, मैं तुम्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ। और उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि अबे ओ एल, तेरे एल लगा दूंगा, चल चेहरा दिखा अपना, लैपटॉप के पीछे छुपे रहते हो, सामने आ तू। और तभी वो चीफ भी बोलता है एल अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मिलना होगा यहाँ पर आके। एल बोलता है ठीक है। एल इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब उसके पास कुछ ऐसे ऑफिसर्स हों जिस पर वो भरोसा कर सकता है। और उस होटल के अंदर एल उन सभी के आने का वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि चीफ एल के रूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। और तभी वो सभी ऑफिसर्स एल को देखते हैं और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ये एल ये नहाता वाता नहीं क्या। और वो सभी लोग अपने अपने नाम बताते हैं उसे। और तभी एल एक नकली गन बनाकर उनकी तरफ पॉइंट करता है, ऑफिसर्स अगर मैं अभी कीरा होता ना तो तुम सब लोग मर चुके होते। तुम्हें पता है ना कि उसे सिर्फ एक नाम और एक चेहरा चाहिए किसी को भी मारने के लिए, तो अपने नाम वगैरह थोड़े संभल के बताया करो। अब एल उन्हें कहते कि भाई अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करो और अंदर आके बैठ जाओ चलो। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि क्या भाई क्या मेरी बंदी के मैसेज आते हैं, मैं नहीं कर रहा तेरे को, मैं नहीं दे रहा फोन। और वो सभी लोग अपने अपने सेल फोन्स वहां पर रख देते हैं। एल उन्हें बताता है कि हम मास मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हम कुछ एक ऐसी न्यूज बता सकते हैं कि जो 12 FBI एजेंट्स मारे गए हैं उसकी वजह से USA की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। उन्होंने जापान में 1500 और इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगेगा और तभी वो कोई गलती करेगा। और अब अगले दिन लाइट की मॉम उसे कुछ कपड़े देती है उसके फादर के और उसे कहती है कि एल बेटा इसे जरा हेडक्वार्टर्स में देके आ जाना। और अब लाइट हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ता है और जाते वक्त एक डेथ नोट का पेज अपने साथ ले जाता है। अब लाइट वहां पर आता है और देखता है कि वहां पर रे पेनबर की फियोंसे पहले पहुंच चुकी है उससे। और वो बोलती है कि मुझे कीरा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये सुनते ही लाइट चौकन्ना हो जाता है, क्या कीरा इन्वेस्टिगेशन, इसे क्या पता चल गया भाई मेरे बारे में। अब लाइट बोलता है उस लड़की से कि उसके फादर ही इस केस के इंचार्ज हैं और अगर वो चाहे तो उसका मैसेज वो उसके फादर को दे सकता है। अब ये दोनों साथ में जाने लगते हैं बाहर। और तभी लाइट उसे बोलता है कि बाय द वे मेरा नाम लाइट यागमी है और तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की अपना नाम शोको माकी बताती है, तो मुझे मिस माकी बुला सकते हो। मिस माकी बोलती है मेरा फियोंसे था वो जो 12 एजेंट्स में से एक था जो जापान आए थे कीरा को ढूंढने के लिए। और तभी लाइट यागमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है एक मिनट, एक FBI एजेंट जो कीरा से मिला था क्या ये वही हो सकता है रे पेनबर। और मिस माकी कहती है ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपना नाम किसी को नहीं दिखाना था। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जिस किसी ने भी उसकी ID को देखा था उसी ने उसे मारा था। और तभी लाइट अपने मन में सोचता है भाई बच गए भाई, आज तो सही में बच गए भाई। अगर इस बंदी ने बता दी होती ये चीज पुलिस को तो अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। अब वो दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं और लाइट अपने मन में सोच रहा होता है भाई इसको सब पता है भाई मेरे बारे में, मुझे इसे खत्म करना होगा। और तभी लाइट अपनी जेब में से डेथ नोट का पेज निकालता है और वो कहता है वो डेट बताओगे जिस दिन वो बस हाईजैक हुई थी। तो मिस माकी कहती है हाँ December 20। और हम लाइट के नोट में देखते हैं कि उसने लिखा होता है शोको माकी, सुसाइड डेट 1 जनवरी 2007। शोको माकी एक ऐसी तरह से सुसाइड करेगी जिससे उसकी बॉडी भी किसी को ना मिले। अगर ये मर भी गई तो लोगों को लगेगा कि इसके फियोंसे के मरने की वजह से इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन तभी पीछे से रियूक कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है उस पर और लाइट सोच रहा होता है कि भाई क्या हो गया ऐसे, पागल वागल हो गया, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, चलो मर भी जाओ जल्दी। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं वो सोचता है कि भाई 40 सेकंड तो हो गए, ये मरी क्यों नहीं अभी तक, आखिर चल क्या रहा है, ये तो बहुत अजीब है भाई, ये काम क्यों नहीं करा। और तभी रियूक पीछे से कंटिन्यूअसली अभी भी हंस रहा होता है। और तभी लाइट को रियलाइज होता है कि जब मैं मिस माकी से उसका नाम पूछ रहा था ये तब भी हंस रहा था, जब भी इसका नाम सामने आता है ये हंस रहा होता है पीछे। इसका मतलब ये कि ये नकली नाम यूज कर रही है और इस रियूक को उसका असली नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पास शिनिगामी आईज है। और दूसरी तरफ एल का वही पार्टनर वहां पर आता है और उन सभी को एक नकली बैज और ID दे देता है। और एल उन्हें कहता है कि इससे तुम कीरा से आसानी से बच पाओगे। और दूसरी तरफ लाइट को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ये बंदी नकली नाम यूज कर रही है क्योंकि रे पेनबर ने अपनी असली ID दिखाई थी, इसलिए वो मारा गया था। और इसीलिए ये बंदी अपना असली नाम किसी को नहीं बताने वाली। अब अगर मैं इसका नाम इससे बार बार पूछूंगा तो इससे मेरे पास शक हो जाएगा। और तभी मिस माकी कहती है बाद में मिलते हैं और वो वहां से चली जाती है। अब लाइट मन में सोचता है कि उसे बस इसका किसी तरह से असली नाम जानना है। तो इसके पर्स में कुछ ID वगैरह तो होगा ही, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा भाई। और दूसरी तरफ उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी दी जाती है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है और हर एक पुलिस ऑफिसर की लोकेशन एल को 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। और तभी लाइट माकी के पास जाता है और उसे कहता है दरअसल मैं आपको एक बात बताना भूल गया, कीरा की इन्वेस्टिगेशन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी को पता ही न चले कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसीलिए
तुम्हें कभी भी किसी भी ऑफिसर से कांटेक्ट करने ही नहीं दिया जाएगा। दरअसल मैं टास्क फोर्स का ही एक मेंबर हूँ। मैं इस वक्त इस केस का इंचार्ज हूँ। काफी सारे केसेस सॉल्व किए मैंने। तो मैं सच बोलूं, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस केस को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और तभी लाइट उसे बोलता है, क्या आप इस केस में प्लीज हमारी हेल्प करेंगी? टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। तो मिस माकी सोचती है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो तुम्हारी टीम में? और तभी लाइट बोलता है, माफ करना यार, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया लग रहा है। और तभी माकी उसे कहती है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी टीम में ले लो। और पीछे रियूक ये सब देख के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और तभी लाइट उसे कहता है, ठीक है, पर ज्वाइन करने से पहले मुझे आपकी कोई ID वगैरह देखनी पड़ेगी। और मिस माकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर दे देती है लाइट के हाथ में। और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और लाइट को पता चल जाता है कि इस लड़की का असली नाम नाओमी मिसोरा होता है। और वो अपने डेथ नोट के अंदर उसका नाम लिख देता है। अब वो अपनी घड़ी को देखता है और नाओमी से पूछती है कि तुम अपनी घड़ी क्यों देखते रहते हो बार बार? और तभी लाइट बोलता है, ओ अच्छा ये, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। और ये सुनकर नाओमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं, नाओमी मुड़कर वहाँ से जाने लगती है। और पीछे से लाइट उसे कहता है, गुड बाय मिस नाओमी। और हम देखते हैं कि आगे चलकर नाओमी मर जाती है। और पीछे खड़े लाइट और रियूक उसे देख रहे होते हैं। अब इसके बाद हम एल को देखते हैं, जो कि रे पेनबर की उसी ट्रेन वाली फुटेज को देख रहा होता है, जब वो ट्रेन के अंदर से बाहर निकलता है और उसको हार्ट अटैक आता है। एल नोटिस करता है कि जब रे पेनबर उस ट्रेन में चढ़ा था तो उसके हाथ में एक एनवेलप था, लेकिन जब वो उस ट्रेन से बाहर आता है थोड़ी देर बाद तो उसके हाथ में वो एनवेलप नहीं होता। एल बोलता है कि अगर इस फुटेज के हम आखिरी मोमेंट्स में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रे पेनबर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस ट्रेन के अंदर देखने के लिए। हो सकता है उस ट्रेन के अंदर कीरा हो और इस तरफ लाइट कंटिन्यूसली डेथ नोट में नाम लिख रहा होता है। सोचो अगर किसी वजह से मुझे कुछ बीमारी वगैरह हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो सीधा शक जाएगा पुलिस का कि चीफ यागामी का बेटा हॉस्पिटलाइज हो चुका है और कीरा के मर्डर्स बंद हो गए हैं। और इस तरफ एल के पार्टनर वातारी को कॉल आता है और एल को पता चलता है कि रे पेनबर की फियोंसे की डेथ हो चुकी है। और एल जैसे ही उसकी प्रोफाइल खोलता है तो उसे याद आता है कि वो एक एक्स FBI एजेंट है और उसके साथ काम कर चुकी है पहले USA में। अब उसके साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि सर हो सकता है कि उसने सुसाइड कर लिया हो उसके फियोंसे की डेथ के बाद। लेकिन एल को इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जिस नाओमी को वो जानता था वो कभी भी सुसाइड तो नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वुमन थी और उससे ऐसा लगता है कि उसे जरूर कोई सुराग वगैरह मिला होगा। और अब एल अपनी सर्च को और भी ज्यादा नैरो कर देता है और कहता है, ठीक है तो अब से हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्हें रे पेनबर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। और वो दो लोग हैं, डेप्यूटी जनरल कीतामुरा और आप चीफ और आपकी फैमिली। तो अब मैं आप दोनों के घरों में सर्विलेंस कैमरा और वायर टैप्स लगाना चाहता हूँ। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर में से अपने फादर की सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि उसने एक्सेस की थी ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो। और अपने पर्स में डेथ नोट के पेजेस को छुपा लेता है। और इधर दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। ये चीज सिविल राइट्स के अगेंस्ट होती है। और चीफ उसे कहता है कि ठीक है अगर 1% चांस भी है कीरा को पकड़ने का मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके तो ठीक है करो एल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और एल अपने घर आता है और डोर लॉक होता है तो वो दूसरी चाबी यूज करके घर के अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि ऑलरेडी कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल हो चुके हैं उसके घर में। अब लाइट जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचता है तो वो हैंडल में कुछ नोटिस करता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं करता और उसके डोर में से कुछ चिट टाइप बाहर भी निकलता है। पर एल उसे इग्नोर करते हुए अंदर आ जाता है कमरे में और लाइट चुपचाप आकर लेट जाता है बेड के ऊपर और रियो को इग्नोर कर रहा होता है। अब लाइट चुपचाप बाहर जाता है और उस पेपर क्लिप को जो बाहर गिर गया था उसे चुपचाप वहां पर रख देता है उस दरवाजे के अंदर। और इस तरफ वो चीफ और एल उसे देख रहे होते हैं और उन्हें लाइट पर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और रियूक उससे कंटिन्यूअसली बातें करने की कोशिश करता है लेकिन लाइट उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब लाइट अपने सारे कपड़ों को चेक करता है और कहता है ठीक है मुझे नहीं लगता मेरे कपड़ों में कोई माइक्रोफोन है। और वो रियूक को बताता है, रियूक मेरे घर में सर्वेलेंस कैमरा और वायर टैप्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और लाइट को ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि वो जो डोर था जब वो अपने डोर को अपने आप क्लोज करता है तो उसको 5 मिलीमीटर नीचे तक छोड़ता है और जब भी वो अपने डोर को ओपन करता है तो उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखता है और अगर वो उठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अगर वो ऊपर नहीं उठता तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके कमरे में आया था। वो हिंज के पास एक पेंसिल भी रखता है जब वो दरवाजे को बंद करता है और वो उसे एक ऐसे एंगल पर रखता है कि अगर वो दरवाजा उसे निकाले बिना खोला जाएगा तो वो पेंसिल टूट जाएगी। और आज वो टूटी हुई थी जिसका मतलब है कि उसके कमरे में कोई तो आया था। अब रियूक उसे कहता है कि हो सकता है भाई तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह गए हों, पर लाइट उसे बताता है कि वो जो पेपर का पीस था वो जानबूझकर उसने वहां पर रखा था। किसी ने जब उस डोर को ओपन किया था तो उसने टाइम निकाल कर उस चिट को वापस उस डोर में फंसाया ताकि मुझे ऐसा लगे कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल है, कोई नहीं गया मेरे कमरे में। और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। अब लाइट एक बुक स्टोर पे जाता है और एक बुक खरीद कर वापस अपने घर में आ जाता है और एक अडल्ट मैगजीन पढ़ना शुरू कर देता है। और चीफ ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका बेटा ये क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन एल को उस पर बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो दिखा रहा हो कि इन्हीं मैगजीन्स की वजह से वो इतनी सावधानी बरतता है और अपने डोर पे वो पेपर क्लिप वगैरह रखता है। और चीफ उसकी बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। और इस तरफ कमरे में रियूक को सभी के सभी कैमरास मिल जाते हैं और लाइट अपने मन में सोचता है कि ये पक्का एल का आइडिया होगा। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट लेकर आता है और अपने रूम में आ जाता है और रियूक को सारे के सारे
कैमरास मिल चुके थे जो कि उसके कमरे में लगे हुए थे। तुम्हारे कमरे में ही टोटल 64 कैमरास लगे हुए हैं। और लाइट अपने मन में सोचता है कि इस वक्त मेरी जगह कोई आम इंसान होता तो वो पैनिक कर जाता और कुछ ना कुछ गलती जरूर करता। लेकिन एल, मैं ऐसा नहीं हूँ। लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो एल। तुम्हें पता नहीं है मैं भगवान हूँ। तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करता है और इसके अंदर कुछ चमक रहा होता है। और अब लाइट सोचता है कि इस वक्त जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं टीवी पर क्रिमिनल्स के, उन्हें उसे मारना होगा, तभी लाइट पर से शक हटेगा एल का, क्योंकि इस वक्त तो पढ़ाई कर रहा है वो, और पढ़ाई करते वक्त वो उन क्रिमिनल्स को कैसे मार सकता है। तो उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा एल को कि वो कीरा नहीं है। और हम देखते हैं कि उस बैग ऑफ चिप्स के अंदर एक मिनी टीवी होता है और उसके अंदर एक छोटी सी पेंसिल और एक डेथ नोट का पीस भी रखा होता है। और उस टीवी के अंदर ब्रॉडकास्ट न्यूज चल रही होती है उन क्रिमिनल्स की। और लाइट अपने एक हाथ से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है और अपने दूसरे हाथ से उस चिप्स के पैकेट के अंदर उन क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता है। और अब लाइट सोचता है अब जिस बंदे की मुझे नॉलेज भी नहीं थी वो अगले 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और सभी क्रिमिनल्स के नाम लिखने के बाद लाइट उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देता है। और इधर एल का पार्टनर उसे बताता है सर 9 बजे ब्रॉडकास्ट हुआ था 2 क्रिमिनल्स का और वो दोनों ही मारे गए हैं। पर एल तो देखता है कि लाइट पढ़ाई कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सोचता है कि उसे जो भी क्रिमिनल्स दिखते हैं टीवी पर उन्हें उनका नाम याद रखना होगा और बाहर जाकर वो डेथ नोट को यूज करेगा। यही एक तरीका है सर्विलेंस कैमरा से निपटने का। और रियोजाकी कहता है इस तरफ ठीक है चीफ, मुझे कोई भी सबूत वगैरह नहीं मिला है तो मैं आपके घर से वो कैमरा वगैरह हटा देता हूँ। और चीफ एक चैन की सांस लेता है। अब एल सोचता है कि अगर लाइट ही कीरा होता तो उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशंस आते इतने सारे क्रिमिनल्स को मार के, लेकिन इसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं है पैनिक के। तो अगर लाइट ही कीरा है तो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि वो एक भगवान की तरह बन चुका है। और इस तरफ रियूक लाइट के कमरे में चेक करता है कि उसके कमरे में अब एक भी कैमरा वगैरह नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है और उसे लगता है कि उसके ऊपर से शक हट चुका है। अब अगले दिन लाइट का एग्जाम होता है। जैसे ही वो एग्जाम लिखना शुरू करता है तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है उनका, वो पीछे एक लड़के को डांटता है और कहता है यू ठीक से बैठो, ये क्या कर रहे हो तुम। और जैसे ही लाइट पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एल वहाँ पर बैठा होता है और एल लाइट को देखता है। लाइट भी उसको पीछे मुड़कर देखता है। और कुछ दिन बाद लाइट एक सेरेमनी में आया होता है अपने स्कूल में और एक स्पीच होने वाली होती है वहाँ पर। और वहाँ का डायरेक्टर लाइट को बुलाता है स्टेज के ऊपर क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया होता है। और वो डायरेक्टर एक और बंदे का नाम लेता है हिडेकी रायुका, और कोई नहीं बल्कि एल ही होता है। और लाइट देखता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन पीछे बैठा था अजीब से तरीके से। इधर लाइट अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है और बच्चे नोटिस करते हैं कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लाइट को देखकर लगता है कि ये तो कमाल का जीनियस बंदा है, एकदम जेंटलमैन। और दूसरी तरफ ये एल किसी पागल की तरह लगता है लेकिन है जीनियस। अब वो दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं। ये दोनों साथ में ही बैठे होते हैं और वो लाइट को कहता है कि उसे कुछ बताना है उसे। अच्छा भाई ठीक है बताओ फिर क्या बताना है तुम्हें। और तभी एल लाइट की तरफ मुड़ता है और उसे बताता है मैं एल हूँ। और एल उसे कीनली ऑब्जर्व करने लगता है उसके रिएक्शन के लिए। और लाइट अपने मन में सोचता है भाई साहब नहीं ये नहीं हो सकता, ये एल मेरे सामने आकर मुझे बताएगा कि एल है। नहीं मैं शॉक नहीं हो सकता, मुझे नॉर्मल बिहेव करना होगा। अब एल उसे बताता है कि वो उसके सामने इसलिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि वो कीरा केस को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। और लाइट सोचता है कि अगर वो उससे मिलते ही मारा गया तो सारा शक उस पर ही आएगा। और उसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये नकली नाम यूज कर रहा है क्योंकि हिडेकी रायुका एक फेमस पॉप स्टार का नाम होता है जापान में। और अगर ये इसका असली नाम नहीं हुआ और इसने डेथ नोट से इसे मारने की कोशिश की तो हो सकता है कि वो फेमस पॉप सिंगर मारा जाए। इसलिए एल ने इस फेक नेम को चूज किया है। अब लाइट शांति से अपने घर जाता है और अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है और जोर से चिल्लाता है शिट उसने मुझे पहचान लिया, अगर मैंने उसे मारा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा। मैंने इसे हल्के में ले लिया। इससे ये साबित होता है कि उन्हें अभी तक मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, उन्हें सिर्फ मुझ पर शक है। अब इसके बाद हम लाइट और एल को देखते हैं जो कि एक मैच खेलने आए होते हैं स्कूल में। और इस मैच को लाइट 6 स्कोर से जीत जाता है। अब ये दोनों वापस जाने लगते हैं और एल उसे कहता है लाइट मुझे तुम पर शक है कि तुम कीरा हो। अब इसके बाद ये दोनों एक कॉफी शॉप पर आ जाते हैं और लाइट कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता कि मैं कीरा नहीं हूँ तब तक मैं वेट कर सकता हूँ। और एल उसे कहते हैं कि अगर तुम कीरा हो भी तो भी मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ दो क्योंकि तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी इनका सेलफोन रिंग होता है और वतारी रियोजाकी को कहता है एल बहुत बुरा हुआ। और उन्हें पता चलता है कि लाइट के फादर को हार्ट अटैक आ चुका है। अब ये दोनों जाते हैं लाइट के फादर से मिलने हॉस्पिटल में और हमें पता चलता है कि ये काम कीरा का नहीं था, ये एक जेन्युइन हार्ट अटैक था। लेकिन अब लाइट के फादर ठीक होते हैं और लाइट के फादर उसे बताते हैं कि जब वो गिरा तो उसे ऐसा लगा कि कीरा ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब चीफ एल से कहता है कि अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना, अब तो तुमने बात कर ली मेरे बेटे से। तो एल कहता है हाँ सर। और लाइट उसे कहता है ठीक है अब से मैं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में साथ दूंगा और कीरा को पकड़ा कर ये कंफर्म करूंगा कि मैं कीरा नहीं हूँ। अब दूसरी तरफ हम एक टीवी न्यूज स्टेशन की मीटिंग का सीन देखते हैं और ये लोग यहाँ पर अपने चैनल की टीआरपी वगैरह बढ़ाने के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि इनका चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा होता है जैसे कि मेरा जा रहा है अभी। और सोचते हैं कि कैसे भाई कुछ तो आइडिया लगाओ यार, कुछ तो सोचो। और तभी उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है मैनेजर की और इन्हें 4 टिप्स मिलती है और एक लेटर मिलता है।
आता है और वो पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उन्हें ये जो टेप्स है वो कीरा ने भेजी है और ये एक ऐसा मैसेज है इन टेप्स में जो कि कीरा दुनिया को देना चाहता है और अगर इन्होंने इस टेप्स को ब्रॉडकास्ट नहीं किया तो वो उन सबको मार डालेगा। और ये देखकर वो मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई साहब इसी का तो वेट था, तो हमारी टीआरपी छत तोड़कर ऊपर जाएगी। अब साकुरा टीवी के ऊपर बताया जाता है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो कीरा ने हमें बंदी बना लिया है और वो जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना होगा। एल और बाकी के ऑफिसर्स भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि कोई फालतू की चीज है, ये लोग बस टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपनी। और वो बताते हैं कि उन्हें 4 टेप्स मिली हैं और पहली टेप में 2 क्रिमिनल्स का नाम लिखा हुआ था जिनकी मौत कल हो गई थी जैसा कीरा ने कहा था, ठीक दोपहर 3 बजे, और दोनों ही क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे हैं। और दूसरी टेप कीरा ने हमसे कहा था कि ठीक 5:45 बजे अपने चैनल पर शो करें और इस टेप के अंदर दुनिया के लिए एक मैसेज है। वो टेप चलना शुरू होती है और हम स्क्रीन पर देखते हैं कीरा लिखा होता है और कीरा उससे कहता है ठीक है, तो अगर ये टेप चल रही है जैसा कि मैंने इन न्यूज वालों को बोला था तो अब आपको अपने चैनल काजुओ टीवी पर शिफ्ट करना है। वहाँ का फेमस न्यूज एंकर हिबीमा हार्ट अटैक से अभी मर चुका होगा। वो लोग चैनल चेंज करते हैं और देखते हैं कि सच में वो एंकर मर चुका होता है और कीरा उन्हें बताता है कि अब मेरा दूसरा टारगेट है एक दूसरी न्यूज चैनल का एक और एंकर, क्योंकि उसने हमेशा से मेरे ऊपर उंगली उठाई है। वो लोग चैनल पर देखते हैं और देखते हैं कि सच में मर चुका होता है वो एंकर और एल सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी इसे बंद कराओ। यहाँ पर मात्सुदा साकुरा टीवी को कॉल करता है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता जानबूझकर और कीरा कहता है ठीक है, मेरा काम है इस दुनिया को सुधारना और अगर तुम लोग मेरे पीछे आए तो मैं तुम लोगों को मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब एक ऑफिसर साकुरा चैनल के हेड ऑफिस में जाता है उस टेप्स को रोकने के लिए। वहाँ पर एक गार्ड होता है और उसने डोर को लॉक कर दिया होता है। वो ऑफिसर एक गन निकालता है लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और एल इस चीज को देख लेता है कि उनका एक ऑफिसर मर चुका है। आइसाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये देखकर और वो भी वहाँ पर जाने के लिए सोचता है लेकिन एल उसे रोक देता है और कहता है नहीं तुम मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारे साथ भी यही होगा जो उसके साथ हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कीरा अब सिर्फ चेहरा देखकर ही मार सकता है, या तो वो साकुरा टीवी स्टेशन के बाहर है या फिर किसी बिल्डिंग वगैरह पर चढ़ रखा है जहाँ से वो एंट्रेंस पर निगरानी रखे हुए है। और इस तरफ हॉस्पिटल में चीफ यागमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जाता और वो एक पुलिस वैन लेकर साकुरा टीवी स्टेशन के हेडक्वार्टर में घुस जाता है वैन लेकर। लाइट के फादर वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं अभी की अभी बंद करो इसे और वो सारी की सारी टेप्स मुझे दो, मैं पुलिस से हूँ। वो मैनेजर बोलता है कि सर अगर हमने इसे बंद कर दिया तो कीरा हमें मार देगा। लाइट के फादर कहते हैं अच्छा बेटे, अगर तुम मुझे वो नहीं देगा ना तो उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब वो मैनेजर बुरी तरह से डर जाता है और उन टेप्स को निकालकर लाइट के फादर को दे देता है और तभी लाइट के फादर टीवी पर देखते हैं कि वो और जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर जो एंट्रेंस में घुसने की कोशिश करते हैं वो भी मर जाते हैं हार्ट अटैक से। कीरा ने उन्हें मार दिया होता है और वो एंट्रेंस पर नजर रखे हुए है। एल लाइट के फादर को कॉल करता है और उन्हें कहता है सर बस 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप फ्रंट एंट्रेंस से ही बाहर आना। अब लाइट के फादर 5 मिनट होने के बाद एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और उन्होंने एक शीट लगा रखी होती है और एक हेलमेट पहना होता है जिससे कि उनका चेहरा ना दिखे। और किसी तरह से बचते हुए लाइट के फादर एल के पास आ जाते हैं और उन सभी टेप्स को एल को दे देते हैं और कीरा कहता है ठीक है, तो लगता है पुलिस अब भी मुझसे लड़ना चाहती है। अब अगला मैं एनपीए के डायरेक्टर या फिर मैं एल की जान लूंगा जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को चला रहा है। अब ये तुम लोग डिसाइड करोगे कि मुझे किसे मारना है। अब इस तरफ लाइट भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये एक और कीरा है और वो कीरा के काम से खुश है और उसकी सपोर्ट करता है। और साकुरा टीवी के बाहर जो हार्ट अटैक से डेथ हुई थी लोगों की, वो लाइट का काम नहीं था, वो किसी दूसरे कीरा का काम था जो कि सिर्फ लोगों को देखने से ही उन्हें मार सकता है और उसके पास शिनिगामी आइज हैं। और लाइट सोचता है कि ठीक है भाई बढ़िया ही हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये लाइट को मार देगा थोड़े दिन में, लेकिन इसने इनोसेंट लोगों की जान ली है, इसने असली कीरा की इमेज को खराब किया है और ये इसे बख्श नहीं सकता। और इस तरफ टास्क फोर्स के अंदर वो ऑफिसर एल से पूछते हैं कि एक सेकंड कीरा है, इसके चांसेस कितने हैं? एल कहता है 90% से भी ज्यादा। कीरा मासूम लोगों को नहीं मारता, ये वाला थोड़ा अलग है। और एल लाइट के फादर से कहते हैं कि आप लाइट को भी यहाँ पर ले आइए, हमें उसकी हेल्प चाहिए। अब इसके बाद हम ताकीशीता स्ट्रीट को देखते हैं और हम एक नए शिनिगामी को देखते हैं, इसका नाम रैम होता है और हमें पता चलता है कि वो जो टेप्स थी वो इस लड़की ने भेजी होती है। इस लड़की का नाम मीसा है और ये सेकंड कीरा है और इस लड़की के पास शिनिगामी आइज हैं। जैसे कि लाइट के पास रियूक रहता है वैसे ही मीसा के साथ रैम रहती है और इन आइज की मदद से वो किसी भी इंसान का नाम और किसी इंसान की कितनी जिंदगी बची है वो ये भी देख सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आधी जिंदगी उस शिनिगामी को देनी होगी। मीसा एक सेलिब्रिटी होती है और उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया था और कीरा यानी कि लाइट ने उन क्रिमिनल्स को मार डाला था, जिसकी वजह से मीसा के दिल में कीरा के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और वो उससे प्यार करने लगती है। और एक दिन मीसा कीरा से मिलने आती है उसके घर पर और उसे मिलकर उसे बताती है कि वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है। और लाइट उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाता है क्योंकि उसके पास शिनिगामी आइज होती हैं और इसकी हेल्प से वो एल का असली नाम जान सकता है, इसलिए वो उसको यूज करने के बारे में सोचता है। और मीसा का जो शिनिगामी होता है वो लाइट को धमकी देता है कि अगर लाइट मीसा को जरा सा भी हार्म करेगा तो रैम लाइट को मार देगा। अब एल को मीसा मिलती है एक कॉलेज के दिन और मीसा एल का रियल नेम जान लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो लाइट को एल का असली नाम बता पाती, मीसा को एल के ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको इस पर शक हो गया था। अब मीसा अरेस्ट होने के बाद रैम को उसे मार डालने के लिए कहती है और रैम मीसा से कहती है कि वो डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर दे, जिससे कि मीसा की डेथ नोट के रिगार्डिंग जो भी मेमोरीज थी वो गायब हो जाएंगी। अब रैम लाइट से मिलकर उसे कहता है कि अगर उसने रैम को जेल से नहीं निकाला तो वह लाइट को
मार डालेगा, उसे उसकी हेल्प करनी होगी। अब लाइट एक प्लान बनाता है और खुद को सरेंडर कर देता है टास्क फोर्स को और उनसे कहता है शायद मैं कीरा हूँ, पर मुझे इस बात की अवेयरनेस नहीं है। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि सरेंडर होने से पहले कीरा रियूक को बताता है कि जब लाइट जेल में होगा और एक कोड वर्ड बोलेगा तो उसका ये मतलब होगा कि लाइट अपने डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर रहा है। और अब जब लाइट जेल में होता है तो किसी भी क्रिमिनल की डेथ नहीं होती है। अब लाइट उसी कोड वर्ड को यूज करता है और अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर देता है और उसके माइंड से डेथ नोट की सारी मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। अब लाइट 2 हफ्तों तक जेल में होता है और वो किसी को मार तो सकता ही नहीं था क्योंकि उसके पास डेथ नोट है ही नहीं इस वक्त। लेकिन उसके 2 हफ्ते तक जेल में रहने के बाद भी क्रिमिनल्स मरते रहते हैं। लाइट जेल में है फिर भी क्रिमिनल्स की मौत होती रहती है, जिससे एल को पता चलता है कि लाइट कीरा नहीं है और उसका शक उस पर बिल्कुल गलत था और वो लाइट और मीसा को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उन्हें रिलीज करने से पहले एल मिस्टर यागामी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग लाइट के फादर उन दोनों को ये कहकर एक जगह पर लेके जाएंगे कि लाइट और मीसा को एग्जीक्यूट करा जाने वाला है। लाइट के फादर उन दोनों को बताते हैं कि एल का ऑर्डर है तुम दोनों को शूट करने का, क्योंकि भले ही उनके पास कोई प्रूफ नहीं था उनके खिलाफ, लेकिन एल को अभी भी पूरा भरोसा है कि लाइट और मीसा कीरा हैं और लाइट को मारने के बाद वो खुद को भी मार लेगा। एल को लगा था कि अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे और मिस्टर यागामी को ही मार देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और लाइट और मीसा चीफ यागामी को नहीं मारते क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर चुके थे और वो एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं। प्रेशर के अंदर आने पर भी वो डेथ नोट की पावर्स को यूज नहीं करते। लेकिन एल को अभी भी लाइट और मीसा के ऊपर शक रहता है, लेकिन बिना किसी सबूत के उसे लाइट और मीसा को रिलीज करना ही पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि युत्सुबा नाम की एक कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। तो सर इस हफ्ते किसे मरवाएं कीरा से? और इस तरफ ही सभी लोग एल की हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एल बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका शक लाइट पे था और लाइट तो कीरा नहीं निकला और उसे ऐसा लगता है कि कीरा की पावर्स किसी एक इंसान से हटकर दूसरे इंसान में जा सकती हैं। अब कुछ दिन बाद लाइट पता लगाता है कि एक कंपनी है तोइशुबा नाम की जिसके स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि कंपनीज के सीईओज की बहुत जल्दी मौत हो रही है वहाँ के, वो भी हार्ट अटैक से। और इस तरफ इसी कंपनी की मीटिंग चल रही थी और वो पूछ रहे होते हैं कि हाँ भाई और किसको मरवाना है कीरा से। और तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि कीरा ने उन लोगों को धमकी दी है कि अगर पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो कीरा पॉलिटिशियंस को भी मारना शुरू कर देगा, इसलिए अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती और जिसको भी इस केस पर काम करना है उसे रिजाइन करना पड़ेगा पुलिस से और अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो। और चीफ यागामी और मात्सुदा पुलिस की जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन आइजावा अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसने अपनी फैमिली को भी देखना है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों को पता करना होता है कि उस कंपनी में तोइशुबा नाम की उसमें से कौन कीरा है और उनमें से कौन बंदा है जो कि बाकी की कंपनीज के सीईओज को मार रहा है कीरा बन के। और इस काम के लिए मात्सुदा जो कि मीसा का मैनेजर है इस वक्त, उसे लगता है कि वो टीम के अभी तक कुछ भी काम का नहीं आया है, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स में घुस जाता है तोइशुबा के सच का पता लगाने के लिए और भागते भागते मीटिंग रूम के पास पहुंच जाता है और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है और वो एक ऑफिशियल को बोलते हुए सुन लेता है, हाँ तो सर किसको मरवाना है अब कीरा से? और तभी दरवाजा खुलता है और मात्सुदा उन सभी के सामने गिर जाता है आकर। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो उन सभी को मीसा अमाने की फोटो दिखाता है और कहता है अरे सर मैं मैनेजर इसका और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी डील लेके आया हूँ। मिस अमाने आपकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती हैं। अब इन लोगों को इस पर शक हो जाता है कि इसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए कंपनी वाले मीसा को भी वहाँ पर बुला लेते हैं कॉल करके, लेकिन तब भी इनका शक दूर नहीं होता और इन सभी को एक पार्टी पर इनवाइट करती है अपने घर पर और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं उन्हें लड़कियों के साथ। अब मात्सुदा जल्दी से जाता है वॉशरूम में और मौके का फायदा उठाकर एल को कॉल करता है और उसे कहता है भाई मेरी हेल्प कर भाई, मैं फंस गया यहाँ पे, कुछ तो कर भाई। और एल उसे कहता है अबे ओ बेवकूफ मरना पड़ेगा अब तेरे को, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मात्सुदा नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और एक हैंड स्टैंड करने लगता है। सभी लोग डर रहे होते हैं, ओ भाई गिर जाएगा तू, ये क्या कर रहा है? और मात्सुदा गिर जाता है, लेकिन नीचे से मिस्टर यागामी उसे बचा लेते हैं। लेकिन उन सभी को लाश की गिरने की आवाज आती है और ये एक नकली लाश होती है और कुछ डॉक्टर्स आकर उस लाश को ले जाते हैं और वो सभी ऑफिशियल्स वहाँ से भाग जाते हैं ताकि उन पर कोई शक वगैरह ना हो। अगले दिन वो कंपनी वाले मीसा को फिर से बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कीरा को कैसे जानती हो, लेकिन इस वक्त मीसा को तो कुछ भी नहीं पता होता कीरा के बारे में। मीसा एक वॉशरूम में जाती है और तभी रैम एक डेथ नोट का पीस मीसा से टच करवाती है और उसके सामने आ जाती है और रैम को देखकर मीसा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका मुंह कवर कर लेती है और उसे समझाती है मीसा ये सब लाइट का ऑर्डर है, अब चुपचाप वापस जाओ और मैं जिस आदमी के पीछे खड़ी हो जाऊंगी वही तोइशिबा ग्रुप का कीरा है और वही बाकी सीईओज को मार रहा है। अब मीसा को लाइट की सारी मेमोरीज याद होती है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, तो वो रैम पर भरोसा करती है और अंदर जाकर वो देखती है कि रैम हिगुची के पीछे खड़ी होती है जो कि तोइशिबा ग्रुप का सीईओ होता है और ये ही कीरा है। अब एल उनके ऑफिस में सीक्रेट कैमरास और वायर टैप्स लगवा देता है ताकि उन्हें पता चले कि इनमें से असली कीरा कौन है। और तभी ये लोग देखते हैं कि ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इस बार हम बड़ी कंपनियों का शिकार करेंगे, एक को हार्ट अटैक से, एक को किसी बीमारी
सभी से और एक को हाई बीपी से मार डालते हैं। अब ये देखकर लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक ऑफिशियल को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम कौन हो क्योंकि मैं एल हूँ। और ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसा मैं बोलता हूँ अब तुम्हें वैसा ही करना होगा। आज की रात मैं कीरा को पकड़ने वाला हूँ और तुम किसी न किसी तरीके से उन किलिंग्स को डिले करवा दो। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये बंदा लाइट यानी कि एल की बात मान जाता है और उन लोगों की किलिंग्स को डिले करवा देता है। तभी मीसा एल के पास आती है और बताती है कि उसे हिगोची पर शक है, लेकिन इन लोगों को भी ये नहीं पता होता कि वो मारता कैसे है कीरा बनके। और ये पता करने के लिए एल हिगोची की कार, उसका बाथरूम और उसके बेडरूम में कैमरास फिट करवा देता है और एक प्लान बनाता है कि लाइट एल बनके फिर से उसी बंदे को कॉल करेगा और उसे बोलता है हिगोची को कॉल करो और उसे कहो कि साकुरा टीवी ऑन करे। अब वो ऐसा ही करता है और हिगोची देखता है कि साकुरा टीवी के ऊपर कोई बंदा उसकी सारी की सारी जो मीटिंग्स थी उनकी बातें लीक कर रहा है और उन सभी को बता रहा होता है कि लोग कैसे सीईओज को मार रहे हैं। और तभी स्क्रीन अचानक से गिर जाती है और उस बंदे का चेहरा टीवी के सामने आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि मात्सुदा है जो कि मीसा माने का मैनेजर है। लेकिन हिगोची को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये तो मर चुका था। उस दिन ये मर गया था जिस दिन ये लोग पार्टी करने गए थे उस मीसा माने के घर पे। अब हिगोची इसे मारने के लिए निकल पड़ता है साकुरा टीवी के हेडक्वार्टर्स की तरफ। हिगोची के पास ही डेथ नोट होती है लेकिन उसे इस बंदे का असली नाम नहीं पता होता और इसीलिए उसका नाम जानने के लिए ये रैम से शिनिगामी आइस की डील कर लेता है। और इस वक्त हिगोची के पास जो डेथ नोट है वो रैम की है जो कि पहले मीसा के पास थी। अब ओवर स्पीडिंग की वजह से एक ऑफिसर इसे पकड़ लेता है। हाँ भी बहुत जल्दी तेरे को चालान होएगा, चालान 5000 निकाल। लेकिन अब हिगोची के पास शिनिगामी आइस होती है और इसका यूज करके ये अपनी डेथ नोट में इस बंदे का नाम लिख देता है और ये पुलिस वाला एक्सीडेंट से मर जाता है। और इस तरफ एल समझ आता है कि ये हिगोची ही सेकंड कीरा है और ये सिर्फ चेहरे देखकर ही लोगों को मार रहा है। अब लाइट, एल और वटारी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर हिगोची के पीछे लग जाते हैं जो कि पूरी फुल स्पीड में साकुरा टीवी की तरफ जा रहा होता है। और तभी हिगोची अपने सामने देखता है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है उसके सामने। और तभी एल का हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है और ये लोग हिगोची को पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और वो बताता है कि एक डेथ नोट नाम की बुक होती है जिसमें वो लोगों का नाम लिख के मारता था वो लोगों को। लाइट के फादर उस बुक को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और अब उस डेथ नोट को छूने की वजह से रैम को देख पाते हैं और उनके सामने रैम शिनिगामी खड़ी होती है। लाइट के फादर जोर से चिल्लाते हैं और तभी एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो भी डेथ नोट को छू लेता है जिसकी वजह से वो भी रैम को देख पाता है। और अब उनके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ है। अब एल उस डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और उसे छूकर देखता है और उसे भी अपने सामने एक शिनिगामी दिखता है और उसे देखकर एल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। भाई साहब ये असली में होते हैं। शिट, अरे डेथ नोट कहाँ गई? तभी एल अपने साइड में देखता है और देखता है कि वो डेथ नोट लाइट के हाथ में है। और तभी लाइट जोर से चिल्लाता है और उसे अपनी पुरानी सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं। अब लाइट को इतनी जोर से चिल्लाता हुआ देखकर एल को लगता है कि वो भी उस शिनिगामी को देख पा रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा सा पैनिक कर गया। और हमें पता चलता है कि ये लाइट का ही एक प्लान था। लाइट की याददाश्त वापस आ चुकी है और ये इसका ही प्लान था ताकि ये इनोसेंट प्रूफ हो सके और एल का शक इस पर से हट जाए पूरी तरह से। और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब लाइट ने अपनी डेथ नोट को रैम को दिया था और अपनी डेथ नोट की ओनरशिप को गिव अप कर दिया था तो उसने उसे कहा था कि इस डेथ नोट को किसी ऐसे बंदे को देना जो कि पैसे के पीछे पागल और बहुत ही ज्यादा लालची हो, जिससे कि मीसा के ऊपर शक हट जाएगा कीरा होने का और फिर वो एल के साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाएगा और उसके साथ मिलकर अपनी रीजनिंग स्किल से उस नए डेथ नोट के ओनर को पकड़ लेगा। और जब वो डेथ नोट को फिर से टच करेगा तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज फिर से वापस आ जाएंगी और जैसा कि लाइट ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और अपने खून से ही हिगुची का नाम लिख देता है उस डेथ नोट में और हिगुची मर जाता है 40 सेकंड बाद हार्ट अटैक से। अभी सभी लोग एल के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं और रैम से पूछताछ कर रहे होते हैं और तब ये लोग कुछ रूल्स को पढ़ते हैं जो कि डेथ नोट में होते हैं और लास्ट में न्यू रूल्स भी दिखाई देते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर इस डेथ नोट को जला दिया जाए या फाड़ दिया जाए तो जो भी लोग इस डेथ नोट के कांटेक्ट में आते हैं वो सभी लोग मर जाएंगे। और हाँ, जो भी इस डेथ नोट का ओनर है उसे अपनी किलिंग को कंटिन्यू रखना होगा वरना वो भी 13 दिन बाद मर जाएगा। और क्योंकि मीसा और लाइट 50 दिनों तक उस प्रिजन के अंदर थे तो इस वजह से ये लोग इनोसेंट प्रूफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ही कीरा होते तो ये लोग अभी तक मर चुके होते। और हमें पता चलता है कि ये सभी के सभी रूल्स लाइट ने ही लिखवाए होते हैं रियूक से, ताकि अगर वो लोग ये रूल्स को पढ़े इन फ्यूचर तो इससे लाइट और मीसा पूरी तरह से निर्दोष साबित हो जाएंगे। अब लाइट मीसा के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी डेथ नोट को खोद कर निकाले जमीन में से ताकि उसकी भी मेमोरीज वापस आ जाएं। और तभी उसे डेथ नोट के अंदर एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि वो एल को मार दे, जो कि उसका वही दोस्त है जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एल का असली नाम भूल गई होती है। और अब रियूक भी अर्थ पे वापस आ जाता है और मीसा रियूक के साथ एक डील करती है शिनिगामी आइस की, ताकि वो एल के असली नाम को फिर से जान पाए। और इसकी लाइफ हाफ से भी हाफ हो चुकी है क्योंकि इसने दूसरी बार शिनिगामी आइस ली होती है। अब लाइट मीसा से मिलता है और उसे अपनी डेथ नोट से क्रिमिनल्स को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इस वक्त लाइट उस हेडक्वार्टर में होता है जहाँ पर एल होता है और उसे ऐसा ऑर्डर होता है कि वो इसे हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकता जब तक कीरा पकड़ा नहीं जाता। और तभी उन लोगों को फिर से किलिंग्स का पैटर्न दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि कीरा फिर से वापस आ चुका है। और अब ये लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने हिगुशी को मारा होता है जो कि कीरा था, तो अब ये दूसरा कीरा कहाँ से आ गया। और एल समझ जाता है कि एक और डेथ नोट है जो कि कीरा के पास है और एल का शक जाता है सीधा मीसा के ऊपर और रैम ये चीज समझ जाती है। और अब लाइट रैम से कहता है, तो रैम
रैम मीसा को बचाने का अब एक ही तरीका है, एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दो। लेकिन उसका नाम लिखने की वजह से रैम मर जाएगी, क्योंकि ये शिनिगामीज जान लेते हैं बचाते नहीं। और अगर उसने मीसा की जान बचाने के लिए एल की जान ले ली तो इससे रैम मर जाएगी। अब एल डेथ नोट को यूज करने के बारे में सोचता है और रियोजाकी से कहता है कि हम किसी ऐसे क्रिमिनल को इस डेथ नोट को देंगे जो कि 13 दिन में मरने वाला है। अगर वो बंदा 13 दिन के बाद भी जिंदा रहा तो उसे आम फांसी की सजा देकर मार देंगे, और अगर वो क्रिमिनल 13 दिन बाद नहीं मरता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस डेथ नोट का ओनर कोई और है, और सीधा शक जाएगा लाइट और मीसा के ऊपर। और तभी पावर ऑफ हो जाती है और रैम वतारी को मार देती है हार्ट अटैक से। और वतारी एक रेड बटन दबाता है जिससे कि पूरा का पूरा डेटा क्लियर हो जाता है उनके कंप्यूटर का, और वो मर जाता है। और एलन ने बताता है कि उसी ने वतारी को कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह सारे के सारे डेटा को डिलीट कर दे। और एलन से पूछता है, एक मिनट, वो शिनिगामी कहाँ है? ढूंढो उसे, कहाँ है वो शिनी? और इस तरफ रैम एल का नाम लिख देती है उस डेथ नोट में, और एल को हार्ट अटैक आ जाता है और एल चेयर से नीचे गिरने लगता है। लाइट एल को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लेता है और उससे पूछता है, एल, अरे एल क्या हुआ तुम्हें? और एल लाइट की आंखों में देखता है और एल देखता है कि लाइट उसे देखकर हंस रहा होता है, और एल धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। लाइट उन सभी को ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है एल की मौत का, और कहता है, अरे उठो तुम, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी उठो, अब हमारी बारी है। पहले वतारी, अब ये एल को भी मार दिया इसने, अब वो शिनिगामी जरूर हमें भी मार डालेगी। और ये सभी के सभी ऑफिसर्स बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता। और लाइट कहता है, ओ शिनिगामी, कहाँ छुप के बैठी हो तुम? जल्दी बाहर आओ। अब लाइट सर्वर रूम में आता है और देखता है कि रैम की एशिस पड़ी होती है वहाँ पर जमीन पर, और उसके ऊपर उसकी डेथ नोट भी पड़ी होती है, जो कि लाइट अपने पास रख लेता है और उन सभी को बुलाता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बचा लूंगा। अब लाइट वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कहता है, मैं हूँ इस दुनिया का नया भगवान, और अब एल भी मर चुका है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एक नई दुनिया बनाने से। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।